नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज की करंट की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न होगा, किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में तब्दील करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, ये पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और यह असम की सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। यानी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। अगर हम बात करें असम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो असम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। जैसे असम की राजधानी कहाँ स्थित है, तो असम की राजधानी दिसपुर में। और असम सबसे बड़ा शहर यानी पूरा जो गुवाहाटी है, असम का सबसे बड़ा शहर स्थित है। बड़ा शहर होने के साथ साथ असम का उच्च न्यायालय भी गुवाहाटी में स्थित है। दोस्तों, अगर उच्च न्यायालय जितने भी हैं, अगर वो राज्य की राजधानी में स्थित न हो और वो राज्य के राजधानी से बाहर किसी शहर में स्थित हो, तो वहाँ से प्रश्न आपके एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर पूछे कि आपका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है असम का, तो असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। अब आइए अगर हम बात करें असम की स्थापना की, कि असम की स्थापना कब हुई थी, तो असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। यानी 26 जनवरी 1960 को असम एक राज्य के रूप में आया था और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और असम के विधानमंडल कैसा है, तो असम का विधानमंडल एक सदनीय है। असम का विधानमंडल कैसा है, असम का विधानमंडल एक सदनीय है। असम में विधानसभा की सीटों की संख्या 126। असम में विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 7 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 14। तो दोस्तों, यहाँ से एक टेक्निक निकाल सकते हैं याद करने के लिए, असम 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 सम यानी 7। तो राज्यसभा में कितने, 7। और लोकसभा बड़ा होता है यानी दोगुना, तो राज्यसभा 7 और 7 दूनी 14। एक याद रखें, राज्यसभा में कुल कितने, 7 और 7 दूनी 14। राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें हैं। और असम का उच्च न्यायालय जो पहले बता चुके हम, तो असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। तो असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। और दोस्तों, देखते हैं हम अब थोड़ा सा असम दर्शन करेंगे हम। और ये असम दर्शन में आप देखेंगे कि असम कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कितने राज्यों के साथ स्पर्श करता है, तथा असम का जो ये हिस्सा है, असम का जो ये एरिया है, कितने राज्यों को स्पर्श करता है और ये कितने देशों की सीमाएं बनाता है। तो असम दर्शन आप अपने नज़र से कर लीजिए एक बार। अगर हम देखेंगे कि ये जो अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, नागालैंड के बाद मेघालय, मेघालय के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ये सारे जितने भी राज्य हैं, और ये सभी राज्य असम की सीमा बनाते हैं। और ये भूटान तथा बांग्लादेश, ये भूटान हो गया और नीचे यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है, ये दोनों असम की सीमा बनाते हैं। जो ये असम का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो पूरा असम का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे पूर्वोत्तर का राज्य कहते हैं। और पूर्वोत्तर का राज्य जितने भी है उन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम कुछ देखते हैं असम के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं, उन वन्यजीव अभयारण्यों को देखेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डेब्रू-सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे प्रश्न पूछे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। डेब्रू-सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और यहाँ से कहता है मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में
पाया जाता है। अगर यहाँ से हम बात करें कि जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है, यानी भयंकर बाढ़ आई हुई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये असम में स्थित है। तो असम भी इस समय पूरा उत्तर भारत में लगभग बिहार का कुछ हिस्सा और असम का, ये सब बाढ़ के चपेट में है। तो अगर हम बात करेंगे, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने, तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है। हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान द्वारा विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्यूरोश्योर को लॉन्च किया गया? यानी कि विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है जिसका नाम है क्या? क्यूरोश्योर। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे देखेंगे हम, दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्यूरोश्योर विकसित की है। और इसका उद्घाटन इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया। और इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGR से भी मान्यता मिल गई है। यानी कि ये जो क्यूरोश्योर विश्व की सबसे सस्ती जो डायग्नोस्टिक किट है, इसे ICMR और DCGR के द्वारा भी मान्यता मिल गई है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ये पाकिस्तान और किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जलविद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों ये जो आजाद पटन जलविद्युत परियोजना है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है, आजाद पटन जलविद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो आजाद पटन जलविद्युत परियोजना है, ये पाकिस्तान के POK वाले क्षेत्र में स्थित है। और कह रहा है कि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं POK में, जितनी भी इस समय प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो किसके इशारे पर हो रही हैं? तो चीन की दखलंदाजी से। तो चीन ने आजाद पट्टन जलविद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान को पैसा दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। तो दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आजाद पट्टन जलविद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? POK में स्थित है। कौन पैसा लगा रहा है? चीन पैसा लगा रहा है। अब देखिए यहाँ से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले भी POK के क्षेत्र में झेलम नदी पर कोहाला परियोजना शुरू किया था चीन और पाकिस्तान ने मिलकर, जबकि झेलम नदी पर ही कौन सी परियोजना? आजाद पट्टन जलविद्युत परियोजना। तो आपसे कहे कोहाला परियोजना, आजाद पट्टन जलविद्युत परियोजना कहाँ पर? POK में। किस नदी पर? झेलम नदी पर। और झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम बेड़ीनाग से होता है। झेलम नदी का वास्तविक नाम क्या है? तो झेलम नदी का वास्तविक नाम बीतस्ता है। कश्मीरी भाषा में झेलम नदी को बेअथ कहते हैं। और झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 125 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। और तुलबुल परियोजना जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है भारत की, किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। और दोस्तों झेलम नदी से 3 प्रश्न और महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेड़ीनाग से होता है। और झेलम नदी के किनारे भारत का कौन सा शहर बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे भारत का श्रीनगर बसा हुआ है। अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील को जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वुलर झील को जल की प्राप्ति दोस्तों कहाँ से होती है? तो वो भी झेलम नदी से होती है। अगर हम बात करें CSL अगले प्रश्न की तरफ, तो देखेंगे अगला प्रश्न है CSL कोची ने किस देश के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है? तो ये जो
दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है? तो पहले CSL ने प्राप्त किया। CSL क्या है? CSL का अर्थ होता है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की CSL का अर्थ होता है। और इसने किस देश के साथ स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है? तो नॉर्वे के साथ। देखिए ये नॉर्वे के साथ इलेक्ट्रिक स्वचालित जहाज के निर्माण का प्राप्त किया है। और अगर हम बात करें ये कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की, तो देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके डिस्कशन में हमने दे रखे हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है। और हम बात करेंगे नॉर्वे की, तो नॉर्वे को देखिए, हम नॉर्वे के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो नॉर्वे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो नॉर्वे दिखाई दे रहा है ये नॉर्वे के हिस्से हैं। और नॉर्वे का ये पूरा हिस्सा, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क, ये सभी के सभी किसके हिस्से हैं? ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के हिस्से हैं। अगर कहें फिनलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और हेलसिंकी यहीं पर स्थित है। अगर हम बात करें स्वीडन की राजधानी कहाँ, तो स्वीडन की राजधानी डेनमार्क स्थित है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से देखना चाहेंगे मैप के माध्यम से, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक इससे भी अच्छे तरीके से देखेंगे। और यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को भी देख लेंगे। ये देखिए ये जो स्वीडन और फिनलैंड दिखाई दे रहे हैं, स्वीडन और फिनलैंड दिखाई दे रहे हैं, उनके मध्य में एक खाड़ी है जिसका नाम है बोथनिया की खाड़ी। तो बोथनिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? बोथनिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में बाल्टिक सागर में स्थित है। फिर यहाँ पर देखिएगा गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले हिस्से में ये रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी और ये आपका दिख रहा है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर में गल्फ ऑफ बोथनिया स्थित है, बोथनिया की खाड़ी स्थित है, फिनलैंड की खाड़ी स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से और कुछ प्रश्न बन सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न है उसको देख लेते हैं समय को बिना गंवाएं। तो आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछता है कील नहर किसको किसको जोड़ता है? तो कील नहर किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर स्थित है उत्तरी सागर और ये स्थित है बाल्टिक सागर। तो आपसे प्रश्न पूछे कील नहर किसको किसको जोड़ता है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। तो अब हम आगे चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ये बता चुके हैं राजधानी और सबसे बड़ा नगर ओस्लो। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ उपजे तनाव के बीच कौन से देश ने लाइव फायर एक्सरसाइज सैन्य युद्धाभ्यास किया है? तो दोस्तों लाइव फायर एक्सरसाइज सैन्य युद्धाभ्यास किसने किया है? तो लाइव फायर एक्सरसाइज सैन्य युद्धाभ्यास ताइवान ने किया है। देखिए ताइवान एक छोटा सा देश है और ये पूरे चीन के नाक में दम किए रहता है। तो ताइवान ने लाइव फायर एक्सरसाइज किया है। और दोस्तों हम डिटेल में थोड़ा सा इसको बताना चाहेंगे क्योंकि आजकल के माहौल में जब प्रश्न बनेंगे तो ये प्रश्न अछूते नहीं रहेंगे आपके एग्जामों में। तो इस युद्धाभ्यास में जो ये युद्धाभ्यास है, ताइवान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों ने अपने ताकत का प्रदर्शन किया और चीन की वन चाइना नीति का विरोध किया। हाल ही में ताइवान ने 10 साल के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट भी पेश किया है। अब दोस्तों बात करेंगे एक चीन नीति की बात करेंगे। एक चीन नीति है क्या? एक चीन नीति है क्या? तो सबसे पहले इसका उद्भव कब हुआ था? तो एक चीन नीति का उद्भव हुआ था 1949 में। एक चीन नीति का उद्भव हुआ था 1949 में। और इसका कहना ये है एक चीन नीति के अंतर्गत कि
चीन कहता है कि वो विश्व में एक चीन है और ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है और चीन से कूटनीतिक संबंधों के इच्छुक देशों को ताइवान से संबंध तोड़ने होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो भी देश ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना चाहता है तो वो किसके साथ बनाएगा, वो चीन के साथ बनाएगा। अगर हम बात करें ताइवान की तो ताइवान की राजधानी ताइपे है, राष्ट्रपति साई इंग वेन और क्षेत्रफल है 36,197 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 36,197 वर्ग किलोमीटर ताइवान का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों हम ताइवान को देखेंगे एक छोटे से मैप के माध्यम से, हम आपको दिखाना चाहेंगे ताइवान को। देखिए ये जो ताइवान है ना, ताइवान कितना छोटा है, यानी 36,197 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का एरिया रखता है ताइवान। और ताइवान दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ताइवान दक्षिण चीन सागर में, अगर कहें किस महासागर में स्थित है तो यह प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये आपको दिख रहा है चाइना और ये है जापान। तो जापान और चाइना के मध्य में फार्मोसा द्वीप पर ताइवान स्थित है। प्रश्न पूछता है कि ताइवान किस द्वीप पर स्थित है, तो ताइवान फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। और देखिए ताइवान की राजधानी ताइपे जो एकदम इसके उत्तरी क्षेत्र पर स्थित है। तो ताइवान की राजधानी ताइपे। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े के कारीगरों के लिए कहां पर अपनी तरह का पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र, यानी फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। कहां पर, तो फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खोला गया, और ये सबसे पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र होगा जो कहां पर खोला गया है, दिल्ली में खोला गया है फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र। तो दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, सबको पता है मुफलर वाले हैं। और मुफलर वाले यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। और ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो प्रश्न पूछे दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। तो ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों, तो ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन मुस्कान। और ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनको हम देख लेते हैं यहीं पर। यदि अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश का जो विधानमंडल है ना वो द्विसदनीय है। आंध्र प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनीय है। और आंध्र प्रदेश की विधान परिषद की सीटों की संख्या 58, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 176। अगर कहे आंध्र प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 176। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का जो है वो कहाँ स्थित है, यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, कहाँ स्थित है, अमरावती में स्थित है। और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का राज्य खेल कौन सा, कबड्डी। राज्य पक्षी कौन सा, नीलकंठ। तो आंध्र प्रदेश के राज्य पक्षी नीलकंठ है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अब आगे आपको दिखाएंगे ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य और कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में अल्प पोषित लोगों की संख्या 2017-19 में घटकर
कितनी हो गई है? तो अल्प पोषित लोगों की संख्या 2017-19 में घटकर कितनी हो गई है? 18.92 करोड़, यानी 18.92 करोड़ लोग अल्प पोषित रूप से घट गए हैं। अगर हम बात करें ये संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो ये जो मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में, तो वहीं पर यूएनओ का मुख्यालय स्थित है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके कुल सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। देखिए जो यूएनओ है ना, उसमें कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 आधिकारिक, जैसे देखिए यहाँ पर अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, ये 6 आधिकारिक भाषाएं यूएनओ में बोली जाती है। अगर हम कहें कि इसके यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, तो यूएनओ के अध्यक्ष या महासचिव एंटोनियो गुतेरस जी हैं। एंटोनियो गुतेरस यूएनओ के महासचिव हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे, और ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि कहा गया है ए गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, यानी एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री इलियास फाक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री जो इलियास फाक थे, उन्होंने क्या कर दिया? नाम देखिए कैसा, इलियास फाक ने क्या कर दिया? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से, यानी बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट के साथ किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 है, लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट के साथ नटराजन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। अब जो ये नटराजन चंद्रशेखर है, टाटा समूह के चेयरमैन हैं। अगर ये नटराजन चंद्रशेखर, थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेंगे। ये देखिए आपको दिखाइए, एन चंद्रशेखर वर्ष 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में, वर्ष 2017 में अध्यक्ष, वो वर्तमान में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष और सीईओ जिम टाइकलेट ने 2020 में मार्लिन ए ह्यूसन का स्थान लिया था। अगर हम कहें यूएसआईबीसी की स्थापना, यानी जो ये यूएसआईबीसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो निशा बिस्वाल इसके अध्यक्ष हैं। और यह एक व्यापारिक व वकालत समूह है। यह क्या है? यह व्यापारिक एवं वकालत समूह है। और 2019 में यही पुरस्कार सुंदर पिचई और अडेना फ्रीडमैन को दिया गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहे ताकि दोस्तों को लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।